सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास। समावेशी विकास, रोजगार और सतत विकास के लिए सामाजिक अवसंरचना में निवेश एवं पूर्व शर्त है। इस अध्याय में सामाजिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इसकी समस्या और इस क्षेत्र से संबंधित आवश्यक नीतियों की महत्वपूर्ण प्रगतियों को रेखांकित किया गया है। सामाजिक क्षेत्र के व्यय रुझान केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य पर व्यय वर्ष 2014-15 के 6.2% से बढ़कर वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 7.7% हो गया है। इस अवधि के दौरान यह वृद्धि सभी सामाजिक क्षेत्रों अर्थात शिक्षा 2.8% से 3.1% और स्वास्थ्य 1.2% से 1.6% में देखी गई। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंक में वर्ष 2017-18 के 130 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 129 सुधार हुआ है। भारत 1.34% औसत वार्षिक HDI वृद्धि के साथ सबसे तेजी से सुधार करने वाले क्षेत्रों में शामिल हुआ है। यहाँ चीन 0.95, दक्षिण अफ्रीका 0.78, रूस 0.69 और ब्राज़ील 0.59 से आगे है। सभी के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली 2017-18 जो स्कूली शिक्षा से संबंधित विभिन्न संकेतों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करती है के अनुसार 98.38% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था तथा 96.23% सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। 97.33% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा विद्यमान है, जबकि 38.62% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में रैंप की सुविधा है। इसी प्रकार 58.88% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में चार दीवारी बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि 56.72% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है। 79.23% सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय और 61.75% में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार विद्यालय छोड़कर जाने की दर ड्रॉप आउट प्राथमिक स्तर पर 10%, उच्च प्राथमिक मिडिल स्तर पर 17.5% और माध्यमिक स्तर पर 19.8% थी। 3 से 35 वर्ष की आयु वाले 13.6% व्यक्तियों द्वारा कभी भी अपना नामांकन नहीं कराया गया है। इसके पीछे का प्रमुख कारण शिक्षा में रुचि नहीं होना तथा वित्तीय कठिनाई रही है। शिक्षा पर व्यय के विभिन्न घटकों के संगठन यह दर्शाते हैं कि पाठ्यक्रम शुल्क पर व्यय सर्वाधिक रहा है।
जो अखिल भारतीय स्तर पर ट्यूशन, परीक्षा, विकास शुल्क और अन्य अनिवार्य भुगतान सहित 50.8% है। इसके बाद किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म, परिवहन, निजी कोचिंग और अन्य व्यय शामिल हैं। सरकारी विद्यालयों संस्थानों में प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण सरकारी स्कूलों संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निम्न रही है। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक छात्र निजी संस्थानों में स्वयं को नामांकित करना पसंद करते हैं, जहां उनके द्वारा संपूर्ण भारत के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी संस्थानों की तुलना में काफ़ी अधिक व्यय किया जाता है। सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई पहलें जानते हैं। तो यह वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा, जिसमें 3 पूर्ववर्ती केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं यथा सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षा TE को सम्मिलित किया गया है। इसमें विद्यालय शिक्षा की परिकल्पना प्री स्कूल में उच्च माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 7 तय रूप में की गई है और इसका उद्देश्य समावेशी एवं समानता पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु केंद्रीय RTI नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि कक्षावार और विषयवार शिक्षण परिणामों पर संदर्भ को शामिल किया जा सके। RTI अधिनियम 2009 को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इस अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर सकें। नवोदय विद्यालय स्कीम में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय JNV खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है कि निष्ठा विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के लिए समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। तो समग्र शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित योजना बोलते हैं जिसे समग्र शिक्षा को, तो के तहत निष्ठा पहल के माध्यम से एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 42 लाख शिक्षकों को प्रधानाचार्यों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम SCERTS कहते हैं, के संकाय सदस्यों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIETS, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटरों की क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों को प्रेरित एवं तैयार करना है, ताकि वे विभिन्न स्थितियों को संभालने में समर्थ हो सके और प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं, काउंसलर के रूप में कार्य कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच सहित सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से खेल के साथ साथ अध्ययन को बढ़ावा देना, जो छात्र के जीवन और स्कूल की गतिविधियों में बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभाशाली छात्रों में चिन्हित करते हुए उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने हेतु प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम DHRUV शुरू किया गया है। दीक्षा जानते हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म तो प्रौद्योगिकी सुविधा युक्त शिक्षण और अधिगम को व्यापक बनाने वाला एक मंच है। अन्य ई कंटेंट साइट्स जैसे ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER को भी DIKSHA दीक्षा के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकताओं को परिवर्तित होती हुई गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाने की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अपने छात्रों को अपेक्षित कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में परिवर्तित स्थापित किया जा सके तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के अकादमिक और उद्योगों में जनशक्ति की कमी को समाप्त की जा सके। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में अधिगम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई पहलें। शिक्षक एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य प्रदर्शन मानकों की स्थापना द्वारा शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर कैडर का निर्माण करना और शेष श्रेणी के संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करना। HEFA उच्चतर शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एम्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्थायी वित्तीय मॉडल प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना की गई है। इसके तहत 37,001.21 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 75 शिक्षण संस्थानों ने इस एजेंसी के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाया है। प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार कृषि बुद्धिमत्ता का उपयोग करना ताकि अधिगम को व्यक्ति सापेक्ष और अनुकूलित बनाया जा सके। शिक्षण गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम EQUIP नामक एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अगले 5 वर्षों 2019-2024 में भारत की उच्चतम शिक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन लाना है। शीर्ष शैक्षणिक विश्वविद्यालयों द्वारा संवर्धित सुविधाओं और गुणवत्ता के साथ ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों हेतु स्वयं 2.8 लॉन्च किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दीक्षारंभ और परामर्श योजना की शुरुआत की गई है। दीक्षारंभ छात्र प्रवेश कार्यक्रम के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है तथा परामर्श के तहत राष्ट्रीय मूल्य और प्रत्ययन परिषद NAAC द्वारा आधिकारिक मान्यता की मांग करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाती है। नेक्स्ट है कौशल विकास। सामान्य शिक्षा लोगों के ज्ञान में सुधार करती है, जबकि कौशल प्रशिक्षण उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के साथ श्रम बाजार की आवश्यकताओं से
निपटने हेतु उन्हें योग्यता प्रदान करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2017-2018 के अनुसार 1559 15 और 59 वर्ष के उत्पादक कार्यशील आयु समूह में केवल 13.53% कार्यबलों, जिसमें 2.26% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित और 11.27% अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं, कार्यबलों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में औपचारिक प्रशिक्षण दर सर्वाधिक रही है, जबकि बिहार, झारखंड और असम में निम्नतर रही है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों के जरिए प्रशिक्षित कार्यबलों की संख्या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 55.9% द्वारा स्वप्रशिक्षण या वंशानुगत माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। कौशल विकास के लिए की गई पहले कौशल भारत मिशन के तहत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY को लागू किया गया है, जो सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण केंद्र प्रदाताओं के माध्यम से बड़ी संख्या में भावी युवाओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण STT प्राप्त करने में समर्थ बनाती है और पूर्व अधिगम को मान्यता प्रदान करती है। PMKVY के तहत देश भर में 69.03 लाख उम्मीदवारों और STT के तहत 30.21 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षुता नीति के प्रचार प्रसार और पहुंच के लिए प्रशिक्षुता नियमावली 1992 में अनेक सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में रोजगार की स्थिति। वर्ष 2011-12 और वर्ष 2017-18 के मध्य आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS अनुमानों के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी में 5% की वृद्धि हुई है। इसके तहत महिला श्रमिकों के अनुपात में 8% की वृद्धि हुई है। वास्तविक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 1.21 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1.39 करोड़ तथा महिला श्रमिकों के लिए 0.71 करोड़ नए रोजगार के साथ उपयुक्त श्रेणी में लगभग 2.62 करोड़ नए रोजगार महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्वरोजगार श्रेणी में, जिसमें नियोक्ता, स्वनियोजित कामगार और अवैतनिक पारिवारिक मजदूर शामिल हैं, जहां स्वनियोजित कामगार और नियोक्ताओं के अनुपात में वृद्धि हुई है, साथ ही अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हिस्सेदारी में विशेष रूप से महिलाओं के अनुपात में कमी आई है। वहीं कुल स्वनियोजित कामगार के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह 52% पर स्थित है। अनियमित श्रम श्रेणी में कामगारों के वितरण में श्रमिक क्षेत्रों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, बड़े निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
PMEGP महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, MGNREGS दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, DAY, NULM जैसे योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। रोजगार का औपचारिकरण। नेक्स्ट है रोजगार का औपचारिकरण। यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात वर्ष 2011 और 12 के 17.3% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 19.2% हो गया तथा संगठित क्षेत्र के तहत कुल 9.05 करोड़ श्रमिक शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में कुछ औपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2011-12 के 8% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 9.98% हो गई। वर्ष 2017-18 में औपचारिक रोजगार में कुल 4.7 करोड़ श्रमिक शामिल थे। NSO, EUS और PLFS 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार गैर कृषि और AGEGC केवल फसल उगाने वाले मार्केट गार्डनिंग, बागवानी और पशुपालन के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी वर्ष 2007-2005 के 77.5% से घटकर वर्ष 2017-18 में 68.4% हो गई और यह गिरावट महिलाओं के मध्य अधिक देखी गई है। अब नेक्स्ट जानते हैं श्रम बाजार के औपचारिकरण की दिशा में उठाए गए कदम। तो यहाँ भविष्य निधि खातों की सुलभता पोर्टेबिलिटी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा एक सार्वभौमिक खाता संख्या सेवा प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRPY के अंतर्गत 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन आहरित करने वाले नए कर्मचारी के संबंध में उनके रोजगार के प्रथम 3 वर्षों तक सरकार EPFO को 12% नियोक्ता अंशदान का भुगतान कर रही है। मनरेगा को छोड़कर रोजगार के क्षेत्र में बिना भेदभाव किए सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 तैयार की गई है। व्यवसायों के लिए औपचारिक ऋण सृजित करने हेतु मुद्रा MUDRA और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS की सदस्यता के लिए अधिदेशित मजदूरी सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह और ESI अंशदान की दर 6.5% से घटाकर 4% कर दी गई है। वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय कैरियर सर्विस NCS परियोजना में विधिक रोजगार संबंधी सेवाएं जैसे कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास पाठ्यक्रमों से संबंधित रोजगार अधिसूचना और सूचना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक रोजगार उपलब्धि जैसी रोजगार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब जानते हैं हम रोजगार का लैंगिक आयाम। तो श्रम बाजार में लैंगिक समानता को स्मार्ट इकोनॉमिक्स माना जाता है जो तीव्र आर्थिक वृद्धि और धन सृजन में सहयोग प्रदान करते हैं।
वैश्वीकरण के युग में कोई भी देश अपनी पूर्ण क्षमता विकसित नहीं कर सकता यदि उसकी आधी आबादी गैर पारिश्रमिक, कम उत्पादक और गैर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो। श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता देखते हैं तो इसमें NSO, EUS और PLFS के अनुमानों के अनुसार कार्यशील आयु समूह 15-59 वर्ष में महिला श्रम बल भागीदारी पर LFPR में गिरावट दर्ज की गई है, अर्थात यह वर्ष 2011-12 के 33.1% से 7.8% घटकर वर्ष 2017-18 में 25.3% हो गई है तथा LFPR में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण रोजगार में तीव्र गिरावट हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के श्रम बाजार में लैंगिक असमानता में बढ़ोतरी हुई है। PLFS के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसे हम बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR, वर्ष 2011-12 के 32.3% से घटकर वर्ष 2017-18 में 23.8%, ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% और शहरी क्षेत्रों में 19.8% हो गया। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष कार्य भागीदारी दर की तुलना में महिलाओं के अनुरूप में भी शहरी महिलाओं को छोड़कर भारत में निरंतर गिरावट देखी गई है। रुझान यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उन महिला श्रमिकों को जिनके पास स्थायी नौकरियां थी, अर्थात जो स्थायी श्रमिक थी, वे रोजगार में बनी रही, जबकि वे महिलाएं जो पूर्णकालिक श्रमिक नहीं थी, श्रम बाजार से बाहर हो गई। श्रम बल उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो किसी संदर्भ अवधि में या तो किसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं अथवा किसी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा रखते हो। इसमें एक कार्यबल में सम्मिलित श्रमिक और दूसरा है बेरोजगार श्रमिक, दोनों शामिल होते हैं। इनमें से कार्यबल उस आबादी को संदर्भित करता है जो किसी भी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हो और किसी संदर्भ अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हो, जबकि बेरोजगार श्रमिक उस पूरी आबादी को संदर्भित करता है जो कार्य की तलाश कर रहे हो और कार्य के लिए उपलब्ध हो, किंतु किसी संदर्भ वर्ष में कार्य की अनुपलब्धता के कारण उन्होंने कार्य नहीं किया हो। श्रम बल भागीदारी दर LFPR को कुल जनसंख्या के संदर्भ में श्रम बल में शामिल के जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशो WPR को कुल जनसंख्या के संदर्भ में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि अन्य महिला LFPR और इनके गिरावट के पीछे मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्ष संबंधी है। आपूर्ति पक्ष वर्तमान में
आपूर्ति पक्ष को समझेंगे हम। तो इसमें वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जिसके कारण श्रम बल में उनके प्रवेश में विलंब हुआ है। श्रमिक क्षेत्रों में उच्चतर मजदूरी स्तर के कारण परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। सांस्कृतिक कारक, सामाजिक बाधाएं और अपेक्षित सत्तात्मक मानदंड महिलाओं की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। भुगतान न किए जाने वाले कार्यों तथा देखभाल में सापेक्षिक रूप से अधिक संलग्न कामकाजी आयु की लगभग 60% महिलाएं केवल घरेलू कार्यों में संलग्न हैं और इस अनुपात में पिछले 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। अब मांग पक्ष देखते हैं। मांग पक्ष में नौकरियों के अवसरों तथा गुणवत्ता वाली नौकरियों के अभाव और महत्वपूर्ण लैंगिक मजदूरी अंतराल, उपयुक्त शिक्षा स्तर, कौशल योग्यता का अभाव, शहरी क्षेत्रों में श्रम गहन उद्योगों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट। सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास का टॉपिक बहुत लंबा है, हर चीज़ को बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो इसमें अब नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में निम्न महिला मजदूरी। कृषि क्षेत्र में रोजगार गिरावट विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं हेतु अवसरों के सृजन को इंगित नहीं करते हैं, जबकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त है। मध्यम आय समूह वाले अधिकांश महिलाएं रोजगार हेतु अभी भी प्रयासरत हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार संबंधी संरचनात्मक बदलाव और ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन में गिरावट के साथ कृषि का मशीनीकरण, कृषि क्षेत्र में पुरुष भागीदारी और कम होने और शहरी क्षेत्र में स्थिर विनिर्माण क्षेत्रों की ओर स्थानीयकृत होने के कारण उन ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में कमी आई है जो पुरुषों के साथ बिना भुगतान वाले श्रमिकों के रूप में संलग्न थी। महिला श्रम भागीदारी में सुधार हेतु की गई पहलें। तो कार्य स्तर पर महिला सुरक्षित और वाहनीय आवास की उपलब्धता, महिला हेल्पलाइन स्कीम, वन स्टॉप सेंटर, महिला उद्यमशीलता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY बोलते हैं इसे। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो पहले हम जान लेते हैं कार्य स्तर पर महिला सुरक्षा। तो कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत सभी महिलाओं, चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति जैसी भी हो, शामिल किया गया है तथा यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट है समुदाय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना। नेक्स्ट है सुरक्षित और वाहनीय आवास की उपलब्धता। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और वाहनीय आवास प्रदान करने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित किए गए हैं। महिला हेल्पलाइन स्कीम WHL
एकल नवंबर 181 के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में रेफरल और जानकारी प्रदान करने हेतु हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर आपातकालीन सुविधा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2015 में महिला हेल्पलाइन स्कीम की शुरुआत की गई है। वन स्टॉप सेंटर, जिसे हम OSC, इस योजना के तहत सेवा एकीकृत सेवा रेंज तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है, जिनमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थायी आश्रय स्थल सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और महिला ई-हाट जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म लघु व्यवसाय इकाइयों की संस्थागत वित्त प्रदान करना। राष्ट्रीय महिला कोष, इसके अंतर्गत निर्धन महिला को आजीविका और आय सृजन संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को शहरी और श्रमिक क्षेत्र में परियोजना की स्थापना हेतु क्रमशः 25% और 35% सब्सिडी प्रदान की जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM, इसका उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच स्थापित करना तथा ग्राम एवं उससे उच्चतर स्तर पर प्रत्येक परिवारों से एक महिला सदस्य को समानता आधारित स्वयं सहायता समूह SHGs और परिसंघों में संगठित करना है। सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के तहत 4 महत्वपूर्ण स्तंभों को शामिल किया गया है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती वहनी स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण करना और मिशन मोड हस्तक्षेप। निवारक स्वास्थ्य सेवा, मिशन इंद्रधनुष के तहत देश भर में 608 जिलों के 3.39 करोड़ बच्चों तथा 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। एक बहुक्षेत्रीय उपागम को अपनाना तथा सरकार की अन्य मिशन मोड पहलों जैसे ईट राइट एंड ईट सेफ, फिट इंडिया, एनीमिया मुक्त बाजार एवं भारत पोषण अभियान और स्वच्छ भारत अभियान आदि के मध्य समन्वय स्थापित करना शामिल है। सरकार ने हाल ही में युवाओं और बच्चों में निकोटिन लत की आशंका को देखते हुए ई सिगरेट में सभी वाणिज्यिक कार्यकलापों परिचालनों को प्रतिबंधित कर दिया है। स्वास्थ्य देखभाल की वरीयता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA 2016-17 के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर OPE में कमी आई है और यह वर्ष 2013-14 के 64.2% से घटकर वर्ष 2016-17 में 58.7% हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति,
2017 के अंतर्गत यह सिफारिश की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कम से कम 2/3 व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जो स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य व्यय पर सिफारिश की गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय का कम से कम 2/3 व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जो स्वास्थ्य पर भारत के वर्तमान सार्वजनिक व्यय की 52.1% के लिए उत्तरदायी है किया जाना चाहिए। दवाओं और अस्पताल देखभाल के लिए OOPE संबंधित मुद्दों के निस्तारण हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, निःशुल्क दवा सेवा, निःशुल्क नैदानिक सेवा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जिसे हम PMBJP और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम PMNDP कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना, चिकित्सा अवसंरचना। तो भारत में चिकित्सा जनसंख्या अनुपात WHO द्वारा अनुशंसित 1:1000 की तुलना में 1:1456 है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने की दिशा में सरकार ने जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में अपग्रेड करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा 141 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है और MBBS और PG सीटों की संख्या में क्रमशः 27,235 और 15,000 की वृद्धि की गई है। देश के आसेवित क्षेत्रों में अनुसंधान, चिकित्सीय देखभाल, चिकित्सीय शिक्षा जैसे तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में वृद्धि हेतु प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को शुरू किया गया है, जिसके तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित करके AIIMS जैसे संस्थान का निर्माण किया गया है और सरकारी चिकित्सा माध्यमिक को अपग्रेड किया जा रहा है। तो AIIMS और JIPMER सहित सभी MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक सामान्य प्रवेश परीक्षा NEET UG की शुरुआत करने के साथ साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2016 को प्रख्यापित किया गया था। राज्यों द्वारा चिन्हित रणनीतिक अवस्थिति वाले सुविधा केंद्रों के मामले में चिकित्सकों को बहुकौशल बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जहां पर विशेषज्ञों अर्थात MBBS चिकित्सकों की कमी है, वहां पर उन्हें आपातकालीन प्रसूति देखभाल, जीवन रक्षा संवेदन, एनेस्थीसिया स्किल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में प्रशिक्षित किया जाता है। नर्सिंग स्टाफ और ANMS की क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHCS, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHCS और DHS में आयुष सेवाओं की सह स्थापना। अब नेक्स्ट हम जाएंगे मिशन मोड हस्तक्षेप। यह क्या है? तो यह आयुष्मान भारत जन स्वास्थ्य औषधि संबंधी देखभाल के अलावा निवारक प्रोत्साहन और प्रशामक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके और द्वितीयक एवं तृतीयक अस्पताल देखभाल के लिए सुखद स्वास्थ्य व्यय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को लक्षित करता है।
यह महामारी विज्ञान में परिवर्तन के कारण गैर संचारी रोगों (NCDs) की उभरती चुनौतियों की पहचान और उन्हें संबोधित करता है और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन न्यूमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई SAANS और टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी पहल के माध्यम से RMNCH+A और संचारी रोगों के लिए प्रयासों को बनाए रखने के लिए भी लक्षित है। कई राज्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीम को निरंतर क्षमता निर्माण हेतु ECHO जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग की भी पहल की है। सभी के लिए आवाज़ हाउसिंग फॉर ऑल। हालांकि वर्ष 2018 में NSO सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 76.7% और शहरी क्षेत्र में लगभग 96.0% परिवारों के पास पक्के घर उपलब्ध हैं। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY-U को प्रारंभ किया गया है। पेयजल और स्वच्छता। वर्ष 2014 में स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण SBMG के शुभारंभ के बाद से अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों संघ-राज्य क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया है। जल शक्ति अभियान को भारत में जल के मामले में सर्वाधिक अभावग्रस्त ब्लॉक और जिलों में जल संरक्षण क्रियाकलापों पर प्रगति को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आरंभ किया गया है। जल शक्ति अभियान द्वारा 256 जिलों में 3.5 लाख से ज़्यादा जल संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं। इनमें से 1.54 लाख जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के उपाय किए जा चुके हैं। 20,000 पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर कार्य किया जा रहा है। 65,000 से अधिक उपाय पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं से संबंधित और 1.23 लाख जल संभरण वाटरशेड विकास परियोजना शामिल की गई है। तो अब हम जानते हैं इसका निष्कर्ष। भारत की एक बृहद आबादी युवाओं कार्यशील आयु समूह वाली है, जिसके चलते जनसांख्यिकी लाभांश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति, स्वच्छता और सामाजिक क्षेत्र में किए गए सुधार ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के अत्यधिक प्रभावित किया है। सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने की दिशा में भारत का यह कदम मानव पूंजी और समावेशी विकास में निवेश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास।